नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ क्यू में। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नव भारत जो पेपर है उसमें छपी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहली जो खबर आ रही है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही है। दिवाली को देखते हुए एडमिशन के बारे में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले राउंड में दाखिला ले रहे स्टूडेंट्स की फीस भरने का मौका 25 अक्टूबर तक कर दिया है। पहले यह लास्ट डेट जो थी वो 24 अक्टूबर की थी, लेकिन दिवाली की वजह से अभी से बढ़ाकर और विद्यार्थियों के अनुरोध करने की वजह से अभी से 25 अक्टूबर दिन में 2 बजे तक कर दिया गया है। और विद्यार्थी अब इस पर एडमिशन जो है ले सकेंगे। और डीयू में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पहले राउंड पर ये दाखिले चल रहे हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को पहले राउंड में 80,000 सीटों पर जो सीटें हैं अलॉट हुई हैं। और वे आगे के राउंड में भी सीट अपग्रेड कर सकेंगे जिन्होंने राउंड 1 में जो है एडमिशन फीस भर दी है। और दूसरी सीट पर अलॉटमेंट के लिए 30 अक्टूबर को जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और डीयू में 2 नवंबर से यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर देगा। और दूसरी लिस्ट में आने वाले मिड एंट्री का ऑप्शन भी स्टूडेंट्स को मिलेगा, यानी जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश डीयू के एडमिशन के पोर्टल पर दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, वो 5 से 7 नवंबर तक 1,000 रुपये की फीस देकर इस जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, एडमिशन ले सकेंगे। खाली सीटों पर उन्हें दाखिला मिल जाएगा। और तीसरी सीट अलॉटमेंट के लिए 10 नवंबर और स्पॉट राउंड लिस्ट 22 नवंबर को जारी होगी। इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो और जो है स्पॉट राउंड होंगे। अगली खबर, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिया तो जनरल में एडमिशन मान लिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ये खबर है। और अगर यूजी एडमिशन प्रक्रिया के जिन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा नहीं करवा पाए तो उनको जनरल कैटेगरी में दाखिला मिल जाएगा। और उन्होंने बताया है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं किया उनका एडमिशन कैटेगरी के तहत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स की उपलब्धता को देखते हुए जनरल कैटेगरी में ही वे गिने जाएंगे। इसलिए आप 26 अक्टूबर खाली सीटों की जानकारी 26 अक्टूबर को देगा। और स्टूडेंट्स बाकी की जानकारी के लिए डीयू की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अगली खबर, आईपीयू बीटेक की मैनेजमेंट सीट पर 27 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्स की मैनेजमेंट कोटा की सीट फैसले के दाखिले के लिए स्टूडेंट्स को 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के आदेश के बाद ही ये फैसला लिया गया है ताकि दाखिले में पारदर्शिता बनी रहे। और स्टूडेंट 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जेईई मेन पेपर 1 2022 के सफल उम्मीदवार ही यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि एडमिशन के लिए जो है 12वीं तक के अंक के आधार पर ही होंगे। अगली खबर, कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और छात्राओं और महिला कर्मियों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होगी, ऐसा यूजीसी की गाइडलाइंस में कहा गया है। और ये जल्द ही ऐसा नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो देश के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का माहौल बने, इसके लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइंस तैयार की है। और यूजीसी ने इस रिपोर्ट को 14 नवंबर 2022 तक आम लोगों और विशेषज्ञों की सलाह और राय मांगी है, जिस पर कि इस पे अंतिम नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। और इसमें क्या इसकी वजह से कॉलेजों में छात्राओं को सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण मिलेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में निगरानी और शिकायत निवारण नीति को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। और जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको भी ज़्यादा शक्तियां देने पर विचार किया जा रहा है। अगली खबर, ड्रोन गिराने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए ये खबर है कि बीएसएफ पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट कई जगह पर जो है ड्रोन के जरिए हम जो है ड्रग्स और हथियार गोला बारूद भेजे जाने से सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक चुनौती सी खड़ी हो गई है। इसीलिए बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी ने कहा है कि अगर कोई तस्कर खेप लेने या हमला करने आता है तो कानून हमें उस तस्कर पर गोली चलाने की पूर्ण इजाज़त देता है। और भारतीय क्षेत्र में घुसने वाले ड्रोन को मार गिराने वाले अपने कर्मियों को पुरस्कृत करने का भी फैसला किया गया है। इस साल अप्रैल में बीएसएफ ने पाकिस्तान से जो हथियारों गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को भी 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। अगली खबर, भारत में बन रहा है 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट। तो भारत में 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बन रहा है। और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां
जो है इसे तैयार कर रही हैं और इसका डिज़ाइन लगभग तैयार हो चुका है। मुद्दा क्यों अहम है? यह एक नई तकनीक का एयरक्राफ्ट है, दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकेगा। और स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस सिंगल इंजन का है, वहीं यह स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है वह डबल इंजन का होगा और ये 10 घंटे लगातार उड़ान भर सकेगा। और इसका डिवाइस इस तरह से तैयार किया गया है कि ये दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकेगा और दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि दुश्मन को इसके रिएक्टर का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और दुश्मन के पास जो है बहुत कम रिएक्शन टाइम होगा। तब तक ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपना टारगेट जो है नष्ट कर चुका होगा और दुश्मन हथियार भी नहीं देख पाएगा। इसका डिज़ाइन इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर ए के घोष हैं उन्होंने बताया है कि इसका डिज़ाइन पूरा हो चुका है और क्रिटिकल डिज़ाइन का रिव्यू जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जो चौथी जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें सिग्नेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी वह रेडार के पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन इस 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बाहर से कोई भी जो है हथियार दिखाई देने वाला नहीं है और जिसकी वजह से ये बहुत खास हो जाता है। एक खासियत इसकी यह भी है कि यह जो है 1.2 से 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकेगा। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही वह मिलेगी तो 3.5 साल के अंदर यह एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत तरह के बदलाव आते रहते हैं तो समय के अनुसार इसमें भी वो बदलाव किए जाते रहेंगे। और इन्हें 5वीं जनरेशन और चौथी जनरेशन का क्यों कहा जाता है तो वो भी देख लेते हैं। 1970 से 80 के बीच जो फाइटर एयरक्राफ्ट बने हैं उन्हें 4th जनरेशन का कहा जाता है और 2000 के शुरू में जो एयरक्राफ्ट बने वो 5वीं जनरेशन के कहे जाते हैं। अगली खबर, इसरो ने रचा इतिहास, 644 टन वजनी रॉकेट से 36 सैटेलाइट का जो है सफल लॉन्च किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार को अंतरिक्ष में एक इतिहास रच दिया है और इसने अपने अब तक के सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mk3 को लॉन्च किया है। इसका नाम बदलकर LVM-3M2 कर दिया गया है। इसमें 36 वनवेब उपग्रह हैं और इन सभी उपग्रहों को सफलता से पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। LVM-3M2 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 644 टन वजनी है। यह 8000 किलो वजन ले जाने में भी सक्षम है। और मालूम है कि ब्रिटेन की जो कंपनी है वनवेब लिमिटेड इस मिशन के लिए इसरो के साथ करार किया था और वनवेब लिमिटेड अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक संचार नेटवर्क है जो सरकारों और उद्योगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है और भारतीय एंटरप्राइजेज वनवेब का एक प्रमुख निदेशक है। इस तरह का यह पहला है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार इस मिशन के तहत वनवेब के 36 उपग्रह को ले जाया गया है जो कि 5796 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ जाने वाला यह पहला भारतीय रॉकेट भी बन गया है। अगली खबर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में PG का 10 कोर्सों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है और 25 अक्टूबर तक फीस जमा करानी होगी और इसमें MA अंग्रेजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, LLB, MCOM, होम साइंस, एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास एंड कम्युनिकेशन, समाजशास्त्र के अलावा अर्थशास्त्र की बची हुई सीटों के लिए भी चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी की गई है और इसमें अभ्यर्थियों के जो स्नातक के अंक है वो आपको अपलोड करने होंगे और MBA MF के जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने स्नातक के अंक अपलोड नहीं किए हैं वे 25 अक्टूबर तक लॉगिन ID से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अगली खबर, 30 वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं, 6 पुलिसकर्मियों पर भी भारी कार्रवाई हुई है। तो दरअसल इसमें होता क्या था कि दुर्घटना क्लेम के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग अपने अपने जिलों में ऐसे मामले तलाशते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हुई और टक्कर मारने वाला वाहन जो है अज्ञात हो। ऐसा केस मिलने पर गैंग के लोग उस परिवार के लोगों से संपर्क करते और उन्हें साथ मिलाते और मुआवजे की बड़ी रकम दिलाने का झांसा देते थे। परिवारजनों के राजी होने के बाद एक चालक और गाड़ी को कुछ रकम दिलाने का झांसा देकर उन्हें झूठ में अपने साथ जोड़ लेते और फिर एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह तैयार कर मृतक के परिवारजनों के साथ में गाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते और फिर इसमें संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों की मदद से FIR दर्ज करवाकर उसकी जांच करवाते हैं और बीमा कंपनियों की रकम से मिलने वाले मामले को रफा दफा किया जाता है और मृतक के परिवारजनों को कुछ हिस्सा देकर बाकी रकम गैंग अपने पास रख लेता है। कई पीड़ित परिवारों को लौटाई पूरी रकम और जब इस मामले का फर्जीवाड़ा जब ये बाहर आया तो 30 वकीलों को लाइसेंस उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया और 6 पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई हुई और जब ये लोग फंसे तो रिकॉर्डों में इन्होंने आग लगा दी।
अगली खबर, दिवाली के बाद 16 पीसीएस बनेंगे आईएएस। 2002 और 2004 बैच के पीसीएस अफसरों का होगा प्रमोशन। और दिवाली के बाद प्रदेश के 16 पीसीएस अफसरों के आईएएस नामांकन में प्रमोशन होगा और इसमें 2000 से लेकर 2004 तक के बैच के जो भी पीसीएस अफसर हैं वो शामिल रहेंगे। और 7 अक्टूबर को डीपीसी 7 अक्टूबर को हुई थी। 7 अक्टूबर को 23 अफसरों की डीपीसी हुई थी। इनमें 16 अफसरों के आईएएस नामांकन में प्रमोशन मिल सकता है, जबकि 7 अफसरों का जो है लिफाफा बंद किया जा सकता है। महीने के अंत तक नहीं हुई डीपीसी तो बढ़ जाएगा पीपीएस अफसरों का इंतजार। प्रमोशन की राह देखने वाले 152 पीसीएस अफसरों का अगर इस महीने के अंत तक भी नहीं हुई बैठक तो उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बता दें कि आपको 11 अक्टूबर इसको ये डीपीसी होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह टल गई। अब बोल तो रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएगी, लेकिन अगर अब अक्टूबर में भी यह नहीं हुई तो इसके लिए आपको 2 से 3 महीने तक का जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है। पीसीएस कैडर में डिप्टी एसपी के एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोशन के लिए 38 पद खाली हैं और 2007 व 8 बैच के लिए 33 पीसीएस अधिकारी डिप्टी एसपी के एडिशनल एसपी के प्रमोशन पर प्रमोट होंगे। वहीं 119 अपर पुलिस अधीक्षकों को इस प्रोन्नत वेतनमान का लाभ भी मिलेगा। इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।